My dear students, I welcome to all of you in डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेज फॉर एजुकेशन। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आप सभी लोगों का डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेज फॉर एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, पिछली कुछ कक्षाओं से, पिछले कुछ वीडियो से हम सभी लोग आपका जो अनिवार्य प्रश्न पत्र है राष्ट्र गौरव, पर्यावरण एवं मानवाधिकार अध्ययन, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं और उसमें जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं, उसका अभ्यास हम सभी लोग कर रहे हैं। और आज तक हम सभी लोगों ने पिछले वीडियोज में, पिछली कक्षाओं में 160 प्रश्नों का अभ्यास कर चुके हैं और उसी सीरीज में, उसी श्रृंखला में अन्य 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास हम सभी लोग आज की इस क्लास में, इस वीडियो के अंतर्गत करेंगे। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज हम सभी लोग राष्ट्र गौरव, पर्यावरण, मानवाधिकार अध्ययन से संबंधित 20 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उसका अभ्यास करेंगे। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, प्रश्न संख्या 161, क्वेश्चन नंबर 161। प्रश्न कहता है कि कोशिका का पावर हाउस है, मीन्स पावर हाउस ऑफ द सेल क्या है? कोशिका का पावर हाउस है और आपके ऑप्शंस हैं, ए हरित लवक, मीन्स जिसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी राइबोसोम एंड डी न्यूक्लियस या केंद्रक। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि पावर हाउस ऑफ द सेल या कोशिका का जो पावर हाउस होता है वो हरित लवक नहीं, राइबोसोम नहीं, केंद्रक नहीं, बल्कि कौन सा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि कोशिकाओं को ऊर्जा और जरूरी लाल रक्त कणिकाएं या आरबीसी जो है, लाल रक्त कणों की आपूर्ति माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होती है। अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ही ऊर्जा की पूर्ति की जाती है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 162, 162 प्रश्न है कि तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का मुख्य विषय था और आपके विकल्प हैं, ए पर्यावरण अध्ययन एवं विकास, बी जैव विविधता का संरक्षण, सी संपोषणी विकास एंड डी है उपरोक्त सभी। तो डियर स्टूडेंट्स, जो तृतीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था उसका जो मुख्य विषय था वो क्या था? जैव विविधता का संरक्षण नहीं, संपोषणी विकास नहीं, बल्कि क्या था? पर्यावरण का विकास था। सो पर्यावरण अध्ययन एवं विकास, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन, जिसे रियो जनवरी पृथ्वी शिखर सम्मेलन या पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में जाना जाता है, रियो डी में आयोजित हुआ 3 जून से लेकर 1992 तक। यह प्रमुख संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन था। तो इस तरह से तृतीय पृथ्वी सम्मेलन में जो है, जो इसका मुख्य विषय था वो क्या था? पर्यावरण अध्ययन एवं विकास या पर्यावरण और विकास। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 163, प्रश्न संख्या 163 प्रश्न है कि तीसरा पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो आपके विकल्प में, ए ब्राजील, बी केन्या, सी दक्षिण अफ्रीका और डी स्वीडन। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो तीसरा पृथ्वी शिखर सम्मेलन था वो कहाँ था? केन्या नहीं, स्वीडन नहीं, दक्षिण अफ्रीका नहीं, बल्कि ब्राजील में हुआ था। सो हियर ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ब्राजील। पहला शिखर सम्मेलन जो हुआ वो 1972 में, 1972 में स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ, दूसरा 1982 में केन्या में हुआ, तीसरा 1992 में रियो डी जेनेरियो या ब्राजील में हुआ, चौथा जोहान्सबर्ग या दक्षिण अफ्रीका में 2002 में हुआ था। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तीसरा पृथ्वी शिखर सम्मेलन ब्राजील में हुआ, पहला स्वीडन में, दूसरा केन्या में, तीसरा ब्राजील और चौथा दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न है प्रश्न संख्या 164 प्रश्न है कि चतुर्थ पृथ्वी सम्मेलन का मुख्य विषय था और आपके ऑप्शंस हैं, ए पर्यावरण अध्ययन एवं विकास, बी जैव विविधता का संरक्षण, सी सतत विकास और डी उपरोक्त सभी। तो डियर स्टूडेंट्स, जो फोर्थ अर्थ सम्मेलन हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, उसका जो मुख्य विषय था वो पर्यावरण अध्ययन विकास नहीं, जैव विविधता नहीं, बल्कि क्या था? सतत विकास था। तो सतत विकास या कंटिन्यूअस डेवलपमेंट जो है, ये जो है मुख्य विषय था चतुर्थ पृथ्वी सम्मेलन का। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चतुर्थ पृथ्वी सम्मेलन
जो जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में 2002 में हुआ था, इसका मुख्य विषय था सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 165। प्रश्न है, मशरूम एक प्रकार का है। आप सभी लोग मशरूम खाते भी होंगे, मशरूम के बारे में जानते भी होंगे। तो मशरूम एक प्रकार का है। आपके विकल्प हैं ए ईस्ट, बी शैवाल, सी फफूंदी या डी प्रोटोजोआ। तो डियर स्टूडेंट्स, जो मशरूम हम लोग खाते हैं या मशरूम देखते हैं वो क्या है? ईस्ट है, शैवाल है, प्रोटोजोआ है, फफूंदी है। तो ना तो प्रोटोजोआ है, ना शैवाल है, ना ईस्ट हो क्या है, फंगस होता है, फफूंदी होता है। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। मशरूम जो एक कवक है या फफूंदी है, मशरूम कवक फफूंदी से बना एक मांसल विषाणु युक्त फैलने वाला पिंड होता है। तो क्या है वो, कवक है या फफूंदी है या फंगस है? अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 166। प्रश्न है कि एसिड रेन या अम्ल वर्षा एक मिश्रण है। एसिड रेन का आपने नाम सुना होगा, अम्ल वर्षा का नाम सुना होगा। तो अम्ल वर्षा एक मिश्रण है। किसका मिश्रण है? पहला है ऑप्शन की HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड का, नाइट्रिक अम्ल का। दूसरा कारक सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का। तीसरा सल्फ्यूरिक अम्ल और हाइड्रोक्लोराइड का या HCl का हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है। और डी आल ऑफ द एबव या उपरोक्त सभी। तो डियर स्टूडेंट्स, HCl एवं नाइट्रिक अम्ल का ये मिश्रण है एसिड रेन की, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का या सल्फ्यूरिक अम्ल या HCl का। क्या है आपके ऑप्शंस आप दीजिए। ये HCl और नाइट्रिक अम्ल का नहीं है, सल्फ्यूरिक अम्ल और HCl नहीं, बल्कि क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है एसिड रेन या अम्ल वर्षा। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अम्ल वर्षा का जो मुख्य रूप से, अम्ल वर्षा में मुख्य रूप से सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, H2SO4 होता है, और HNO3 या नाइट्रिक अम्ल होता है। इन दोनों का मिश्रण होता है एसिड रेन या अम्ल वर्षा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा फल विटामिन सी का अच्छा स्रोत है? गुड सोर्सेज ऑफ विटामिन सी कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं ए आम, बी संतरा, सी अमरूद या डी सेब। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि विटामिन सी का नाम आप लेंगे तो विटामिन सी का अभिप्राय होता है ऐसे फल या ऐसे पदार्थ जिसमें खट्टापन हो। खट्टापन जो होता है विटामिन सी की वजह से होता है। विटामिन सी में जो एसिड होती है उसकी वजह से होता है। तो यहाँ पे इन सभी फलों में जो सबसे खट्टा होता है संतरा होता है। सो हियर द सी ऑप्शन, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, संतरा। जो खट्टे रसदार फल होते हैं जैसे आंवला हो गया, नारंगी हो गया, नींबू हो गया, संतरा हो गया, अंगूर, टमाटर आदि जो है विटामिन सी के अच्छे स्रोत हैं। तो ध्यान दीजिए, खट्टे रसदार फल, खट्टे रसदार फल। तो खट्टे रसदार फल में कौन सा आता है? खट्टे रसदार फल में जितने आपके ऑप्शन हैं उन सभी में संतरा आ रहा है। तो संतरा क्या है? एक विटामिन सी का एक अच्छा स्रोत माना जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 168। भारतीय गैंडा संरक्षित उद्यान है और आपके विकल्प हैं ए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, बी बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, सी गिर राष्ट्रीय उद्यान है, डी उपर्युक्त सभी। तो डियर स्टूडेंट्स, भारतीय गैंडा संरक्षित उद्यान कौन सा है? तो गिर नहीं है, बांदीपुर नहीं, बल्कि कौन सा है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है भारतीय गैंडा संरक्षित उद्यान है। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के असम राज्य का एक राष्ट्रीय उद्यान। तो एक और प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि काजीरंगा कहाँ पर स्थित है? तो असम में स्थित है। यह उद्यान एक सींग का गैंडा, जिसको हम भारतीय गैंडा कहते हैं, इसके लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। तो ध्यान दीजिए, भारतीय गैंडे या एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा उद्यान प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो यह भारत के असम राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 169, 169 प्रश्न है कि भारत में बाघ संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? और आपके विकल्प हैं ए 1970, बी 1971, सी 1973 और डी 1975। तो डियर स्टूडेंट्स, कब हुई थी भारत में बाघ संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत? 70 नहीं, 71 नहीं, 75 नहीं, बल्कि 1973 में, 1973 में हुई थी। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। प्रोजेक्ट टाइगर इज अ टाइगर कंजर्वेशन प्रोग्राम लॉन्च्ड इन अप्रैल 1973 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी टेन्योर। तो जब भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, उन्हीं के समय में 1973 में भारत में बाघ संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 170, 170 बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? और आपके विकल्प हैं ए असम, बी केरल, सी गुजरात या डी कर्नाटक। तो डियर स्टूडेंट्स, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो कहाँ है? असम नहीं, गुजरात नहीं, केरल नहीं, बल्कि वह कर्नाटक में स्थित है। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, कर्नाटक।
बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह प्रोजेक्ट टाइगर के तहत सन 1974 में एक टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित हुआ। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। कब स्थापित हुआ? 1974 में या 1974 में। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन है कि जल में घुलनशील विटामिन होते हैं या जल में घुलनशील विटामिन है, और आपके विकल्प हैं विटामिन ए, विटामिन बी एंड सी एंड विटामिन डी। तो डियर स्टूडेंट्स, वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन सा है? विटामिन ए है कि बी है कि डी है कि बी और सी दोनों है? तो डियर स्टूडेंट्स, ए नहीं है, डी नहीं है, बी है, लेकिन उसके साथ साथ सी भी है। सो हियर द सी ऑप्शन जो है विटामिन बी और विटामिन सी जो है ये सही है। विटामिन बी और विटामिन सी दोनों जो है जल में घुलनशील होते हैं। विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील होते हैं, और इसके अलावा जितने विटामिन हैं दैट इज विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये सभी क्या है? फैट सॉल्युबल होते हैं, वसा में घुलनशील हैं। तो ध्यान दीजिए, वाटर सॉल्युबल कौन सा है? विटामिन बी एंड सी। फैट सॉल्युबल कौन सा है? विटामिन बी और सी को छोड़कर सारे, दैट इज विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 172। प्रश्न है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? और आपके ऑप्शन है केरल, बी उत्तराखंड, सी गुजरात या डी महाराष्ट्र। तो डियर स्टूडेंट्स, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? केरल नहीं, उत्तराखंड नहीं, महाराष्ट्र, बल्कि वो गुजरात में स्थित है। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क इज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन गुजरात, वेस्टर्न इंडिया, एंड इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1965। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 173। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक प्रदूषक है? कौन सा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है? और आपके ऑप्शन हैं ए सल्फर डाइऑक्साइड, बी पैन, सी एरोसोल्स या डी कार्बन मोनोऑक्साइड या CO। तो डियर स्टूडेंट्स, जो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है वो सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, एरोसोल्स नहीं, बल्कि कौन सा है? पैन है। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। पैन मीन्स प्रोक्सियासेटल नाइट्रेट। द्वितीयक प्रदूषक प्राथमिक प्रदूषकों से उत्पन्न होते हैं। ध्यान दीजिए, जो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है वो कैसे उत्पन्न होते हैं? वे प्राथमिक प्रदूषकों से उत्पन्न होते हैं, और इसके उदाहरण हैं ओजोन, फॉर्मल्डिहाइड, सल्फ्यूरिक ट्राइऑक्साइड जिसको SO3 कहते हैं, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड या H2SO4 जिसको हम कहते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, अमोनिया NH4, ओजोन O3, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO3। जो पैन है जिसको हम कहते हैं प्रोक्सियासेटल नाइट्रेट, यह भी एक माध्यमिक प्रदूषक है, क्योंकि यह प्राथमिक प्रदूषकों के उत्सर्जन के बाद वातावरण में बनता है। सो हियर जो पैन है, प्रोक्सियासेटल नाइट्रेट या पैन, यह क्या है? एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 174, 174 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है कि ओजोन परत मानव की सुरक्षा करती है। आप सभी लोग ओजोन लेयर के बारे में सुने होंगे, ओजोन परत के बारे में सुने होंगे। तो यह मानव की या ह्यूमन बींग्स की सुरक्षा किस रूप में करती है? पहला, यह हमें एक्स किरणों से बचाती है। दूसरा, बी UV अर्थात अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। सी है गामा रेस या गामा किरणों से बचाती है। और डी है यह हमें अल्फा किरणों से बचाती है। ध्यान दीजिए, यह जो है हमें एक्स रेस से बचाती है, गामा रेस से बचाती है, UV रेस से बचाती है, अल्फा रेस से बचाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो ओजोन लेयर है या ओजोन परत है वो हमें एक्स रेस से नहीं, गामा से नहीं, अल्फा से नहीं, बल्कि हमें अल्ट्रावायलेट रेस से बचाती है। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, अल्ट्रावायलेट रेज या UV रेज, UV किरण। ओजोन परत सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक परावैंगनी विकिरण से पृथ्वी की सतह को बचाता है। और ये जो हानिकारक परावैंगनी किरण होती हैं, आप जानते हैं, इसकी वजह से क्या होता है? स्किन का कैंसर भी होता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 175, 175। दो गैसें जो ग्रीन हाउस गैसों में आनुपातिक तौर पर सबसे ज्यादा शामिल होती हैं वे हैं, और आपके विकल्प हैं ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड नाइट्रस ऑक्साइड, बी मीथेन एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सी कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन, एंड डी है कार्बन डाइऑक्साइड एवं नाइट्रस ऑक्साइड। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखिए जितने भी आपके ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से मैक्सिमम क्या है? मैक्सिमम ग्रीन हाउस गैसेज हैं। लेकिन आपका प्रश्न क्या है? आपका प्रश्न कहता है कि वे दो गैसें, ध्यान दीजिए, वे दो ग्रीन हाउस गैसेज बताइए जो कि आनुपातिक तौर पर सबसे ज़्यादा शामिल होती हैं। तो आनुपातिक तौर पर सबसे ज़्यादा कौन सी गैसेज शामिल होती हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट में या ग्रीन हाउस उत्पन्न करती हैं? तो उसमें क्या क्या नाम है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड नाइट्रस ऑक्साइड नहीं है, मेथेन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन नहीं, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड है। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन।
कार्बन डाइऑक्साइड एवं नाइट्रस ऑक्साइड। इनमें सबसे ज़्यादा जो उत्सर्जन जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है, नाइट्रस ऑक्साइड के कारण होता है, मीथेन के कारण होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है, वाष्प और ओजोन के कारण होता है। सो यहाँ पे जो प्रश्न है, प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कौन सी वे गैसें हैं जो सबसे ज़्यादा शामिल होती हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 176, ओजोन परत का क्षरण हो रहा है, ओजोन परत के क्षरण के लिए क्या कारक है? और आपके विकल्प हैं ए फोटोकेमिकल स्मोक, बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सी सल्फर डाइऑक्साइड या डी हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो डियर स्टूडेंट्स, ओजोन परत या ओजोन लेयर का जो डिप्लेशन हो रहा है, उसका क्षरण हो रहा है, उसके क्या कारण है? तो फोटोकेमिकल स्मोक नहीं है, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं, बल्कि वो क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा ही या उसी के कारण ही ओजोन परत का क्षरण हो रहा है। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। वायुमंडल की पराबैंगनी किरणें क्लोरोफ्लोरोकार्बन से क्लोरीन परमाणुओं को पृथक कर देती हैं। मुक्त क्लोरीन परमाणु ओजोन के अणुओं पर आक्रमण कर इसे तोड़ देता है और इसके ऑक्सीजन अणु तथा क्लोरीन मोनोऑक्साइड में का निर्माण करते हैं। अर्थात ओजोन को तोड़ने के कारण जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन पे जब अल्ट्रावायलेट रेज पड़ती हैं तो इसके जो परमाणु होते हैं वे अलग हो जाते हैं और जो क्लोरीन इसमें से निकलता है वो क्या करता है? वो क्लोरीन जो है O3 अर्थात ओजोन से रिएक्शन करता है और क्या बना देता है? O2 और ClO बना देता है। तो इसमें ऑक्सीजन के जो कण होते हैं वो बाहर हो जाते हैं, ऑक्सीजन और तथा क्लोरीन मोनोऑक्साइड बन जाता है। तो ऑक्सीजन और क्लोरीन मोनोऑक्साइड बन करके ओजोन का क्षरण हो जाता है, ओजोन खत्म हो जाता है और ओजोन जो है क्लोरीन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जाता है। इस तरह से ओजोन परत के क्षरण का मुख्य कारण क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 177 ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? और आपके ऑप्शंस हैं ए कार्बन डाइऑक्साइड CO2, बी सोडियम या Na, सी हाइड्रोजन या H2 या डी ऑक्सीजन या O2। तो डियर स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, ग्लोबल वार्मिंग जो है वो O2 अर्थात ऑक्सीजन कारण नहीं, सोडियम कारण नहीं, हाइड्रोजन या H2 के कारण नहीं, बल्कि क्या है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ग्लोबल वार्मिंग उत्पन्न हो रही है। जो हमारे पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 की मात्रा बढ़ रही है, इसी की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, CO2। कुछ गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन पृथ्वी के वातावरण में सूरज की गर्मी को अपने अंदर रोकती हैं और जब ये रोकती हैं तो उसकी वजह से क्या होता है? ये हमारे पर्यावरण में की मात्रा अधिक है, ये रोकती हैं तो इसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ता है और ये ग्रीन हाउस गैसेस वायुमंडल में प्राकृतिक रूप से मौजूद होती है और इन्हीं की वजह से क्या है? गर्मी या वैश्विक तापमान बढ़ता है। सो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 178 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि निम्न में से किसने स्वतंत्रता, समानता व भ्रातृत्व का नारा दिया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है डियर स्टूडेंट्स। अधिकांशतः जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाता है कि स्वतंत्रता, समानता व भ्रातृत्व का नारा दिया गया था। और आपके ऑप्शन हैं ए अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम 1776 में, बी फ्रांसीसी क्रांति 1789 में, सी रूसी क्रांति 1917 में या डी चीनी क्रांति 1949 में। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो स्वतंत्रता, समानता व भ्रातृत्व का नारा था वो दिया गया था अमेरिका स्वतंत्रता क्रांति संग्राम में नहीं, रूस के संग्राम में भी नहीं, चीनी क्रांति में नहीं, बल्कि फ्रांसीसी क्रांति 1789 में जो क्रांति हुई थी फ्रांस में, उसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व के नारे को दिया गया था। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। फ्रांसीसी क्रांति का नारा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व था। एट द टाइम ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी वाज वन ऑफ द मेनी मोटोज इन यूज। तो लिबर्टी, फ्रैटर्निटी, इक्वालिटी, ये जो नारा है, ये नारा कब दिया गया? 1789 में दिया गया। किस क्रांति में दिया गया? फ्रांसीसी क्रांति में दिया गया। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है डियर स्टूडेंट्स, ये अक्सर आपसे एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं कि यह नारा किस क्रांति में दिया गया या कब दिया गया था। तो ध्यान दीजिए, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी या स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का जो नारा है वो फ्रांसीसी क्रांति 1789 में दिया गया था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, प्रश्न संख्या 179 प्रश्न है, स्ट्रोंशियम 19 एक अति खतरनाक रेडियोधर्मी प्रदूषक है जो पैदा कर सकता है, क्या पैदा कर सकता है स्ट्रोंशियम? ऑप्शन से आपके रक्त कैंसर कर सकता है, हड्डी का कैंसर, ऊतक का अपक्षयीकरण या उपरोक्त सभी। तो डियर स्टूडेंट्स, जो स्ट्रोंशियम है उससे रक्त कैंसर भी हो सकता है, हड्डी का भी कैंसर हो सकता है और जो हमारे टिश्यूज हैं, ऊतक हैं, उनका भी क्षयीकरण हो सकता है। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, डी ऑप्शन।
मीन्स उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न है माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? और आपके विकल्प हैं, एक कश्मीर हिमालय में, बी है कुमायूं हिमालय में, सी है असम हिमालय में, या डी नेपाल हिमालय में। डियर स्टूडेंट्स, माउंट एवरेस्ट का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा। तो माउंट एवरेस्ट कहाँ पर स्थित है? कश्मीर हिमालय में, असम में, कुमायूं में, या नेपाल में? तो कहाँ है? कश्मीर में नहीं, असम में नहीं, कुमायूं नहीं, बल्कि नेपाल का जो हिमालय का क्षेत्र है उसमें ही माउंट एवरेस्ट स्थित है। अर्थात माउंट एवरेस्ट जो है वो कहाँ स्थित है? नेपाल में स्थित है। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेपाल हिमालय चारों विभाजनों में सबसे बड़ा है। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, लोत्से, मकालू, चोऊ, मनासलू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा इत्यादि नेपाल हिमालय की प्रमुख जो है पर्वत चोटियां हैं। तो इस तरह से माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है, इस प्रश्न का जो उत्तर है वो क्या है? नेपाल हिमालय में। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम सभी लोगों ने आज की क्लास में इस वीडियो में 20 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि संबंधित हैं आपके अनिवार्य प्रश्न पत्र राष्ट्र गौरव, मानवाधिकार और पर्यावरण से, उसका हम सभी लोगों ने अभ्यास किया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। अगली क्लास में हम सभी लोग फिर मिलेंगे अन्य 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के। अन्य 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का अभ्यास हम अगले वीडियोज में अगली कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में, फ्रेंड सर्किल में, मित्रों के साथ, सहपाठियों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सके, उनका भी अध्ययन कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। और साथ ही साथ आपका यदि कोई प्रश्न है या कोई समस्या है या कोई सुझाव है तो आप कमेंट्स द्वारा प्रदान कर सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ कमेंट्स के द्वारा यदि आपका कोई फीडबैक है, कोई वैल्यूएबल सजेशंस आपके द्वारा आता है तो उसका भी बहुत बहुत स्वागत है। हम उस पर अनुपालन करने का प्रयास करेंगे। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आप में से यदि किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप अपने कोर्स से रिलेटेड सभी एजुकेशनल वीडियोस को प्लेलिस्ट में जाकर के आसानी से ढूंढ पाएँ, आसानी से सर्च कर पाएँ, उसको देख पाएँ। इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और साथ ही साथ जहाँ पर सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में घंटी का आकार है, बेल का आइकन है, उस आइकन को प्रेस कीजिए, उस घंटी के आकार को प्रेस कीजिए। उसको दबाने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए एजुकेशनल वीडियोस आएंगी उसकी नोटिफिकेशन, उसकी सूचना आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। अगली क्लास में हम जल्द ही मिलते हैं अन्य 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ जो कि संबंधित होंगे आपके अनिवार्य प्रश्न पत्र राष्ट्र गौरव, मानवाधिकार और पर्यावरण से। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।